हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्ज़ाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और इस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे पहले बायोलॉजी के पोर्शन पर, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी की बात करी थी, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की बात करी थी, गुणसूत्र का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करी थी, और न्यूक्लिक अम्लों के बारे में और मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस 7th टॉपिक का लास्ट जो टॉपिक रहा था, केवल और केवल क्या कि प्रोटीन संश्लेषण का जो केंद्रीय सिद्धांत है, यानी सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद में बायोलॉजी का ये एक जो मेजर पोर्शन दे रखा था वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है और इसके अंदर केवल 2 या 3 चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। जैसे एक तो आपका अनुलेखन है, एक रूपांतरण है, यानी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में पूछा जाता है, ये किसने दिया था इसके बारे में पूछा जाएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है ये थोड़ा सा हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सॉरी, अब आप हेडिंग डाल देंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या डालेंगे हेडिंग? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का मतलब इंग्लिश में है प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो ये सेंट्रल डॉगमा जो दिया गया है, वो सेंट्रल डॉगमा का विचार जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? तो आपके ये विचार प्रस्तुत किया गया था फ्रांसिस क्रिक ने। किसने? फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जो है दोस्तों, ये अपने बायोलॉजी के अंदर मूल सिद्धांत कहें चाहे आप सेंट्रल डॉगमा कहें, इसका विचार प्रस्तुत किया था। और इन्होंने ये बताया था कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है, उन आनुवंशिक सूचनाओं का बहाव या उनका जो है आगे बढ़ना डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से जो है प्रोटीन की तरह रहता है। यानी डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ऐसा जो है आपके किसने बात कहा था? फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने मूल सिद्धांत के अंदर कहा था कि जो डीएनए होगा, उस डीएनए का अनुलेखन होगा, प्रतिकृति होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा और बनेगा। उसकी जो भी न्यूज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो पहुंचेगी एमआरएनए के पास, यानी मैसेंजर आरएनए के पास में। यानी जो सूचना वाहक होगा वो कौन होगा? आरएनए होगा। और फिर उसका ट्रांसलेशन होगा इंफॉर्मेशन का और उससे बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसे कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन, या हम कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और इसे हिंदी में कहा जाता है मूल सिद्धांत। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि सबसे पहले तो ये प्रोटीन संश्लेषण का जो मूल सिद्धांत है वो विचार किसने दिया? तो आप लिखिए मूल सिद्धांत। ये मूल सिद्धांत दिया किसने है? तो ये मूल सिद्धांत दिया गया है आपके फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने। समझ में आ गई बात? तो फ्रांसिस क्रिक ने ये मूल सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, ये आया कहाँ से है। तो बेसिकली देखो दोस्तों, जो भी हमारी वेष्टि होगी उसका जीन होगा, उससे तो हम कहेंगे हम जीनोटाइप। उससे हमें क्या पता चलेगा कि वो कैसा है, जीन उसके कैसे हैं। और जो वो जीन होंगे, उन जीन की अभिव्यक्ति, यानी वो जीन दिखेंगे कैसे, वो अपना लक्षण क्या दिखाएंगे, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, यानी एक वेष्टि के जीन को तो जीनोटाइप कहते हैं, जबकि जीन की जो अभिव्यक्ति होती है उसे फिनोटाइप कहा जाता है। फिर दोस्तों, जितने भी ये अनेक प्रकार के संरचनात्मक प्रोटीन है वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आपका ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है। प्रक्यूनन जो होता है उसके अंदर पेप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर जो वाहक होता है, कैरियर होता है, वो कौन होता है? प्रोटीन होते हैं। तो हमें दिख रहा है कि भाई हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब इन प्रोटीनों के निर्माण की जो सूचना है, इन प्रोटीन के निर्माण की जो सूचना है, यानी कहाँ पर कौन सा प्रोटीन बनेगा, इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है
वो हमारे जीनों के अंदर विद्यमान होती है। किस में होती है? जीन में विद्यमान रहती है। अब वो अगर जीन में विद्यमान है तो हम कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र होंगे उसके अंदर उपस्थित जो डीएनए होगा उसके अणु का जो अनुक्रम होता है वही से तो हमें पता चलेगा कि भाई जीन कौन से हैं। समझ में आई बात? तो ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के सिंथेसिस का या संश्लेषण करने के लिए, इसके अध्ययन के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। पहली चीज़ पढ़नी होती है हमें केंद्रीय सिद्धांत या हमारा मूल सिद्धांत सेंट्रल डॉगमा के बारे में, और दूसरा पढ़ना होता है जीनी कॉर्ड के बारे में। लेकिन हमें जीनी कॉर्ड के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है प्रोटीन संश्लेषण का, और वो भी केंद्रीय सिद्धांत के आधार पर, केवल और केवल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये केंद्रीय सिद्धांत में होता क्या है। केंद्रीय सिद्धांत के अंदर होता क्या है, मैं भी लिखवाऊंगा अभी। जो जीन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। क्या होते हैं? जीन न्यूक्लियस में होते हैं। ये चीज़ें आप यहाँ लिखते चले तो आपको और अच्छे से क्लियर होता चलेगा। चलिए, तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि जीन जो है वो कहाँ पर होंगे दोस्तों? न्यूक्लियस में होते हैं। जीन न्यूक्लियस में होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? उसके बाद में बात करते हैं कि जो प्रोटीन का संश्लेषण भी जो है वो कहाँ से होगा? इन जीन के माध्यम से ही होगा। ये जीन ही तो बताएंगे कि किस में क्या इन्फॉर्मेशन है। कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर जीन से प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थल होता है वो सूचना को स्थानांतरण करता है और केंद्रीय सिद्धांत निर्मित करता है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को भी आप लिख लीजिए कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में जीन से प्रोटीन संश्लेषण स्थल को सूचना को स्थानांतरण केंद्रीय सिद्धांत निर्मित करता है। यानी कि कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसमें जीन है, जीन से प्रोटीन संश्लेषण स्थल जो होगा उसको सूचना का स्थानांतरण करेगा। तो वो जो केंद्रीय सिद्धांत है वहीं से तो ये निर्मित होगा कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि जो सूचना है वो डीएनए के पास होगी, यानी जो विशेष जीन होगा वहाँ से आरएनए के जरिए होते हुए विशेष प्रोटीन को जो है संचारित होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है केंद्रीय सिद्धांत के अंदर कि जो भी आपकी सूचना है वो सूचना डीएनए यानी विशेष जीन होता है, ये एक विशेष जीन। तो डीएनए से आरएनए, अब ये आरएनए डीएनए क्या है ये बता चुका हूँ। तो इस आरएनए के जरिए, अब ये आपको भी पता है कि मैंने कल बताया था आरएनए के 3 टाइप है, एक टीआरएनए, एक एमआरएनए, एक आरआरएनए। तो जो टीआरएनए है वो तो ट्रांसफ़र करेगा, उसका भी काम नहीं है। एमआरएनए यहाँ काम आएगा क्योंकि वो ही सूचना का जो है आगे क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा। तो डीएनए से आरएनए के जरिए विशेष प्रोटीन
विशेष प्रोटीन को संचारित होती है। ठीक है, यही है आपका पूरा का पूरा मूल सिद्धांत। आप इसको यहाँ डायग्रामेटिकली लिख लेंगे कि ये आपका है डीएनए। इस डीएनए की यहाँ पर क्या बनेगी, प्रतिकृति। क्या बनेगी, प्रतिकृति बनती है। उस प्रतिकृति का प्रोसेस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। हिंदी में अनुलेखन कहलाएगा। ट्रांसक्रिप्शन और हिंदी में लिख लो अनुलेखन। ठीक है, उसकी प्रतिकृति जो है, उस प्रतिकृति का ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन होकर के वो पहुंचेगा आरएनए के पास, और ये आरएनए जो है इसका कर देगा ट्रांसलेशन। क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन करेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन को हिंदी में कहा जाएगा रूपांतरण, और इसका रूपांतरण होकर के क्या बनेगा, प्रोटीन। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो डीएनए की प्रतिकृति बनेगी, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, अनुलेखन होगा, और एमआरएनए कह सकते हैं या आरएनए के पास जाएगा, और वो फिर जो है एमआरएनए लिख लीजिए, स्पेसिफाइड कर देते हैं कि आरएनए में भी कौन सा आरएनए यूज होगा। ये एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा या रूपांतरण करेगा और प्रोटीन बनाएगा। समझ में आ गई बात। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए के अंदर जो आपकी सूचना होती है कोड की हुई, उसको एक पूरक संदेशवाहक एमआरएनए अणु की भांति जो है क्या करेगा, प्रतिकृतित कर देता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आप इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि ये वर्ड काम के हैं और ये पूछे जाते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ट्रांसलेशन में क्या होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन, अब इस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या हो रहा है वो आप लिख लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए में कोडीकृत या कोडीकृत या कोडित का मतलब है कोडेड, यानी जो कोड्स हैं आपके वो। ठीक है, कोडेड सूचना को एक पूरक संदेशवाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए अणु की भांति प्रतिकृत किया जाता है। इसे अनुलेखन कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है क्या, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है कोडेड, उसको एक एमआरएनए के पास पहुंचाएंगे, वो एमआरएनए क्या करेगा, अणु की भांति उसको प्रतिकृत कर देगा और फिर उसे बना देंगे। इसी प्रोसेस को कह रहे हैं हम अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गई बात। अब ये जो एमआरएनए है, अब एमआरएनए के पास क्या है, ये जो कोडीकृत सूचना थी वो पहुंच चुकी है, उसे तो कह रहे हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एमआरएनए इस सूचना को क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर आकर के ये जो एमआरएनए है वो
कोशिका द्रव्य में प्रवेश करेगा। फिर ये क्या करेगा, राइबोसोम से जुड़ करके सूचना को एक प्रोटीन के रूप में संश्लेषित कर देगा, और प्रोटीन के रूप में संश्लेषित करने की प्रक्रिया जो होगी उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन या रूपांतरण। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ भी आप लिख लीजिए। तो अब आप लिखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, लिखिए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे आप हिंदी में क्या कहोगे दोस्तों? तो हिंदी में इसे कहा जाएगा रूपांतरण या अनुवाद भी कहा जाता है, ठीक है। रूपांतरण या अनुवादन भी कह सकते हो, यानी अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना यानी अनुवाद, ठीक। तो अब आप इसके अंदर लिखोगे कि mRNA यानी संदेशवाहक RNA, जिसके पास में क्या है, सूचना निहित है, जिसमें सूचना निहित होती है, वो न्यूक्लियस से बाहर आकर कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा भाई, उसके बाद जो सूचना है उस सूचनाओं के साथ में वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा और कोशिका द्रव्य में प्रवेश करेगा। फिर कोशिका द्रव्य के अंदर कौन है, राइबोसोम, वो जाकर के उस राइबोसोम से मिलेगा, ठीक। तो ये मिल गया राइबोसोम से। जैसे ही राइबोसोम से मिला, राइबोसोम ने क्या बोला, आजा बेटा आजा, मेरे साथ जुड़ जा। जैसे ही जुड़ा बेटा, तो बेटा जुड़ते ही अब क्या करेगा, विश्वास करेगा, और वो फिर अपनी सूचना को जो है उसे दे देगा, और वो उस सूचना को क्या करेगा, सूचना को एक प्रोटीन में बदल देगा, प्रोटीन के रूप में संश्लेषित करता है, ठीक है। संश्लेषित करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, अनुवादन। मैंने तीनों वर्ड में देखो, पहले इंग्लिश वर्ड भी बता दिया, ट्रांसलेशन, फिर रूपांतरण यहाँ यूज कर लिया, और इस प्रक्रिया को हम अनुवादन कहते हैं। तो आपको तीनों वर्ड याद रहेंगे, ठीक है। हिंदी वालों, ऐसा नहीं कि भाई ट्रांसलेशन याद नहीं रखो, वहाँ हो सकता है एग्जाम में आपका जो है ट्रांसलेशन वर्ड ही दे दिया जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये जो है दोस्तों अपना क्या था, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या है और केंद्रीय सिद्धांत क्या है, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है ना? ठीक। अब अपन आगे बात करेंगे। तो यही था दोस्तों, वैसे बेसिकली आपका मूल सिद्धांत या जो सेंट्रल डॉगमा है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो यही है कि ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, और ये किसने दिया था। ये 2-3 चीज़ें आपको पता है तो आपका काम हो जाता है। लेकिन अब अपन जो है आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जिसके पास में केवल RNA हो उसमें क्या होगा, यानी अब आप लिखोगे कि एक रेट्रोवायरस जो होता है दोस्तों, बेसिकली वो आपको पता ही होगा, तो अपन उसकी बात करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि रेट्रोवायरस में RNA जो होता है वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। RNA आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। रेट्रोवायरस के अंदर जो RNA है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है, और इसलिए ही प्रोटीन संश्लेषण जब इसमें होगा, तो आप लिख लीजिए
इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस, मैं लिख रहा हूँ PS, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन में हो रहा था ना, क्या हो रहा था ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए से आरएनए में जा रहे थे, यहाँ उल्टा होगा, आरएनए से डीएनए में जाओगे, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रकीर्णव की उपस्थिति में सर्वप्रथम एक डीएनए अणु को हस्तांतरित, इसमें उल्टा होगा, जो अपन सेंट्रल डोग्मा में पढ़ के आए ना उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होकर के आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है रेट्रोवायरस के अंदर, इसलिए ठीक है हस्तांतरित होता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद, भाई देखो ये क्या नोट्स में अब हिंदी थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है, तत्पश्चात केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोग्मा, केंद्रीय सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, यानी वापस से यहाँ पर जैसे ही आपका उल्टा प्रोसेस होगा उसके बाद अपन वापस क्या करेंगे, केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोग्मा का तो फॉलो होगा ही होगा। और जब सेंट्रल डोग्मा फॉलो हो रहा है तो यहाँ इसका डायग्रामेटिकली ये बनेगा कि ये है अपना आरएनए, क्या है आरएनए है, आरएनए के अंदर क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा, क्या होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा। और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा तो इसमें क्या बनेगा, ये डीएनए के पास अपनी इंफॉर्मेशन को भेजेगा, ये डीएनए फिर क्या करेगा, वही वापस से क्या होगा, अब ये डीएनए जो है वो करेगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ये डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ भेजता है, आपको पता ही है एमआरएनए के पास में। फिर ये एमआरएनए किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेशन से प्रोटीन में, ठीक है समझ में आ गई बात। और आपको पता ही है भाई देखो, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट होकर के डीएनए के पास इंफॉर्मेशन आई, डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवा के एमआरएनए को भेजेगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, समझ में आ गई ना बात। तो यही है आपका प्रोटीन सिद्धांत का जो केंद्रीय सिद्धांत कह सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है प्रोटीन संश्लेषण का जो केंद्रीय सिद्धांत है सेंट्रल डोग्मा और प्रोटीन सिंथेसिस, वो यही है और कुछ भी नहीं है। अब जीनी कोड के बारे में जो मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया है कि भाई इसमें दो चीज़ें होती है, आपके जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें केवल केंद्रीय सिद्धांत ही नहीं होता, उसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है आपके जीनी कोड, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अगर हमें है तो हमें इससे कोई घाटा भी तो नहीं होगा, तो हम थोड़ी सी जानकारी जीनी कोड के बारे में भी ले लेते हैं, ठीक है। वैसे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ही वो आता है, लेकिन आपके सिलेबस में है सेंट्रल डोग्मा के बारे में ही, और आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी केवल और केवल आपके किसके बारे में दे रखा है,
प्रोटीन सिंथेसिस के सेंट्रल डोग्मा के बारे में। लेकिन सेंट्रल डोग्मा के साथ साथ एक जीनी कोड और होता है। अब ये जीनी कोड क्या है, इसकी थोड़ी सी केवल जानकारी दूंगा। ये है क्या और किसने दिया, बस इतना सा भी पता है तो मोर देन इनफ। तो प्रोटीन के संश्लेषण की जो सूचना है, आपने पीछे पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, वो प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचना है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में एक अनुक्रम के रूप में विद्यमान होती है। ये जो अनुक्रम में विद्यमान होती है, ये बात किसने कही है, तो ये कही है नीरेनबर्ग और मैथायस ओउआ ने, और यही चीज़ आपकी जीनी कोड कहलाती है। समझ में आ गई बात। तो जीनी कोड का मतलब क्या हुआ कि जो आपने एक संश्लेषित करके प्रोटीन की संरचना बनाई, उसके लिए एक डीएनए जो है अणु में विद्यमान सूचना से है। समझ में आ गई बात। तो उसी को हम कह रहे हैं जीनी कोड। तो आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ लिखिए कि प्रोटीन के संश्लेषण, प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना, इंफॉर्मेशन डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के एक अनुक्रम में विद्यमान होती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक ऑर्डर में, एक अनुक्रम में विद्यमान होती है, एक सीक्वेंस में विद्यमान होती है। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो बात है, ये किसने कही है, तो यह कोडीकृत सूचना नीरेनबर्ग, ये वैज्ञानिकों के नाम है। ठीक है, इसको एक सेकेंड पूरा ही मिटा दें। किसने दी है ये, तो ये बात बताई है नीरेनबर्ग तथा नीरेनबर्ग के साथ में कौन है, मैथायस ओउआ। ठीक है, मैथायस ओउआ द्वारा प्रकट की गई। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ किसने प्रकट की है, ये किसने बताई है, तो नीरेनबर्ग और आपके मैथायस ओउआ ने बताई है। और इसी के साथ में अपने बायोलॉजी का एक मेजर पोर्शन जो दे रखा था वो कंप्लीट होता है। अपन इसे एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो प्रोटीन संश्लेषण है, इसके मूल सिद्धांत के बारे में आप लोगों को पढ़ना था। ठीक है, इसका जो मूल सिद्धांत है वो दिया किसने है, तो वो दिया है फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक, जीन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं और कोशिका द्रव्य में जीन से प्रोटीन संश्लेषण स्थल को सूचना को स्थानांतरण करना केंद्रीय सिद्धांत निर्मित करता है। और आपका सूचना जो डीएनए में है विशेष जीन से आरएनए के जरिए विशेष प्रोटीन को संचारित होती है। फिर डीएनए की क्या बनती है, प्रतिकृति बनती है और उसका ट्रांसक्रिप्शन होकर के, अनुलेखन होकर के एमआरएनए के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। वो एमआरएनए सूचना लेकर के क्या करता है कि आपके कोशिका द्रव्य के पास में पहुंचता है और वहां पर राइबोज से जुड़ करके प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो डीएनए से आरएनए आना वो ट्रांसक्रिप्शन है और आरएनए से प्रोटीन बनना आपका ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन की जो पूरी डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आप लोगों के क्या, तो वो हो जाएगी प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए में जो कोडीकृत या कोडित सूचना है उसको एक पूरक एमआरएनए अणु की भांति प्रतिकृत किया जाता है और उसे अनुलेखन कहा जाता है। और आपका ट्रांसलेशन क्या है, तो एमआरएनए जिसमें सूचना निहित होती है
वो न्यूक्लियस से बाहर आकर के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है और राइबोसोम से जुड़ता है और राइबोसोम से जुड़ करके एक प्रोटीन के रूप में संश्लेषित करता है और इस प्रक्रिया को अनुवादन या रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर रेट्रोवायरस के अंदर जो आपका आनुवंशिक पदार्थ है वो आरएनए होता है, तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान यह जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रकिण्व की उपस्थिति में सर्वप्रथम एक डीएनए अणु को हस्तांतरित होता है। यानी ये जो है पहले क्या करेगा कि जो आरएनए है वो उसके पास जो सूचनाएं हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन थी उसको सबसे पहले डीएनए अणु को हस्तांतरित करता है और फिर डीएनए के पास जब इन्फॉर्मेशन आ गई तो डीएनए के पास तो इन्फॉर्मेशन आते ही वापस से क्या हो जाएगा, आपका जो केंद्रीय सिद्धांत है उसको फॉलो किया जाएगा। यानी आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए के पास आगे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा एमआरएनए वापस से ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर उसके बाद में अपन ने बात करी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जो आपका प्रोटीन संश्लेषण है उसकी दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक होता है आपका केंद्रीय सिद्धांत और एक होता है जीनी कोड। केंद्रीय सिद्धांत आपके सिलेबस में है, जीनी कोड के बारे में केवल थोड़ी सी जानकारी याद रखनी है। एक तो ये कि प्रोटीन के संश्लेषण की जो सूचना है वो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के एक अनुक्रम में विद्यमान होती है। और ये बात किसने कही, तो ये बात कही है निरेनबर्ग और मैथाइयस ओवा के द्वारा प्रकट की गई है। इसी के साथ आज हमारा मेजर पोर्शन बायोलॉजी का जो 7वें नंबर पर पॉइंट दे रखा था वो होता है दोस्तों कंप्लीट। अब इसके अलावा बायो का जो नेक्स्ट पोर्शन है रक्त वगैरह के बारे में वो अपन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों मैथ्स और साइंस दोनों के अंदर अपना एक एक जो है सिलेबस का मेजर पॉइंट कंप्लीट हो गया है। तो इसी प्रकार से सिलेबस तो कंप्लीट होता रहेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने डेली क्लासेस अटेंड नहीं करी, क्लासेस के साथ में नोट्स नहीं बनाए, तो मुझे लगता है फिर दोस्तों इन क्लासेस का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। और जब फिर बाद में आप लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तरह बाद में मैसेज करोगे सर आपकी क्लास में से सब कुछ आया, हम पछता रहे हैं अब, तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा एक ही आप लोगों को सजेशन है कि आप ज़रूर से ज़रूर जो है जो भी बुक वगैरह आपकी जो इच्छा करे वो फॉलो करिए, लेकिन प्लीज़ इन क्लासेस को कंपलसरी रूप से डेली अटेंड किया करें और कंप्लीट अटेंड किया करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।